हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप टू यू आल्सो गुड। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम सभी लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। जो हमारे नियर अबाउट हमारे सराउंडिंग में, जो नेचर में, प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम देखते हैं बट उसका रीज़न नहीं जानते हैं। तो उन्हीं रीजनों को जानेंगे, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, किस तर्क पे वो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो उसका ज्ञान हमको यहाँ से मिलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब होता है अपवर्तन प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो होता क्या है कि एक्चुअल में जो प्रकाश होता है वो ओरिजिनल पथ पे ना जा करके वो दूसरे पथ पे चला जाता है। जैसे कि ये कोई प्रकाश की किरण है और ये सीधे जा रही थी, बट यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम आ जाने से होता क्या है, ये अपने डायरेक्शन को किसी और डायरेक्शन में चेंज कर लेता है। यानी इसको किधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में किधर जा रही है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो ऐसे ही होता है कि जब प्रकाश जो लाइट होती है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी वन मीडियम से जब किसी अनदर मीडियम में जाती है तो अपना वो ओरिजिनल पाथ को चेंज कर लेती है और हमारे आंखों तक आते आते तक वो वर्चुअल हो जाती है। यानी कि जो भी हम देखते हैं वो ओरिजिनलिटी उसमें नहीं रहती है, वो वर्चुअल होती है, आभासी जिसको बोल सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों में होता है ये चीज़ें। तो ये गैस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जांपल हैं, जो कि गैस की वजह से होता है। गैस की वजह से होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये गैस की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, चलो थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। हम जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी और स्टार के बीच में बहुत लंबी दूरी है, लगभग मिलियंस प्रकाश वर्ष में इसको मापा जाता है। खैर, तो बहुत इतनी बड़ी डिस्टेंस होने के कारण इसमें बहुत सारी गैसें भी होंगी। हमारी वायुमंडल की जो परतें होती हैं 5 प्रकार की होती हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, इस तरीके से बहुत सारे मंडल्स होते हैं। तो उनमें बहुत प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, कार्बन, नियान, ऑक्सीजन, इस तरीके से क्या है, गैसें पाई जाती हैं। तो जब प्रकाश उन गैसों से गुजरता है तो अपना ओरिजिनल पाथ जो होता है उसको खो देता है और प्रकाश वहाँ से पृथ्वी तक आते 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 इतनी दूरी को ट्रेवल करते हुए जब आता है हमारे आँखों तक पहुँचता है तो वो अपना ओरिजिनल पाथ खो चुका होता है और हमको क्या दिखता है कि जो स्टार हो क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है, यानी वो टिमटिमा रहा है। ऐसे मान लो ये कोई स्टार है, ठीक है, ये कोई स्टार है और ये यहाँ से प्रकाश की रे यानी रे ऑफ लाइट यहाँ से चलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें गैसों के। तो जैसे ही ये कुछ दूर तक तय करता है और कोई दूसरा मीडियम आते ही ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, यानी इसको इधर जाना चाहिए था बट ये इधर चला आता है। काफ़ी दूरी फिर ट्रेवल करता है, इसके बाद में क्या करता है कि अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, यानी कि इसको इधर जाना चाहिए। तो हमको जो प्रकाश है वो आते आते हमारे आँखों तक जब तक वो पहुँचता है वो अपना ओरिजिनल पाथ खो चुका होता है, यानी कि हमको जो स्टार होता है वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम आभासी कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल उसका व्यू नहीं होता है। अब देखिए भैया, आप सभी लोग जानते होंगे लिक्विड के एग्जांपल्स दे रहे हैं। लिक्विड में होता क्या है कि आप थोड़ा इसको भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी एक एग्जांपल्स है। आप सभी लोग घर में इसको देखे होंगे बट कभी सोचा नहीं होगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोई ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट है, जो कि इसमें वाटर फिल हुआ है, पूरा भरा हुआ है यहाँ तक, और इसमें आप कोई एक सिक्का डाल दीजिए। जो कॉइन्स होता है, सिक्का डालते ही
आप ऊपर से इसको देखिए तो ये कैसे दिखेगा, ये थोड़ा बड़े में दिखेगा। क्या दिखेगा, बड़े में दिखेगा। तो ये बड़े में क्यों दिखेगा, क्योंकि लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हमको देखने को मिलेगा। इसी वाटर में, इसी जल में यदि हम कोई पेंसिल इसमें डाल देते हैं, ऐसे कोई पेंसिल इसमें डाल देते हैं, तो वो पेंसिल जो होगी, नीचे का जो पोर्शन होगा हमको टेढ़ा दिखाई देगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें लिक्विड की वजह से होती हैं। किसकी वजह से होती हैं, लिक्विड की वजह से। ठीक है। सॉलिड में भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो एग्जाम्पल है आप सभी को देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों ने हीरा तो देखा ही होगा ना, इतना जो शाइनिंग होती है वो इसी की वजह से होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है। तो और इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब पढ़ेंगे तो इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा उसमें। और उससे पहले, उसके बाद में एक एग्जांपल आप लोगों को और बताते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो सन है हमारा, सूर्यास्त होता है, उगता है, तो अक्सर में एक्चुअली में होता क्या है कि जब सन राइज होता है यानी सनराइज होता है तो 2 मिनट पहले ही हमको सूर्य दिखाई देने लगता है। यानी सूर्य उगने से पहले ही 2 मिनट हमको दिखाई देने लगता है। और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त हो जाने के बाद में भी हमको 2 मिनट तक वो दिखता है कि वो सूर्यास्त हो रहा है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो आइए उसको थोड़ा उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और इसके बाद में आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो भी मैथमेटिकली पोर्शन है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये मान लीजिए कोई अपनी अर्थ है जिस पे हम खड़े हैं, आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर है भाई। क्या है? एटमॉस्फेयर है। इसको हम एटमॉस्फेयर नाम दे रहे हैं। ये हॉरिजन है। हॉरिजन का मतलब मान लीजिए यहाँ पर हैं तो हमारा जो स्ट्रेट पोजीशन होगा उसको हॉरिजन बोलेंगे। और सूर्य अभी निकला नहीं है, जो सन है वो अभी निकला नहीं है। मान लीजिए आपका जो सन है यहाँ पे है। ठीक है, इसकी जो रे होगी प्रकाश की लाइट, तो आप यहाँ पे होरिजन पे आएगी। सबसे पहले कहाँ पे आएगी? होरिजन पे आएगी। तो होरिजन पे आते ही हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इससे पहले तो वैक्यूम है यहाँ पे, बट जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा ये टोटल जो है मुड़ जाएंगी, यानी ऐसे डायोट हो जाएंगी। ये डायोट हो जाएंगी इस तरीके से, ऐसे। तो डायोट होने के बाद में यदि इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाएं ऐसे, तो सूर्य हमको यहां पे दिखाई देगा। यानी ये अपेरियन पोजीशन ऑफ सन। ठीक है, ये अपेरियन पोजीशन ऑफ सन है और ये पहले का पोजीशन है जब सूर्य। देखिए बच्चों, अब हम सभी को जानना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसकी जो भी डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या है इसमें, आइए देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीन्स जब रे ऑफ लाइट यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस फिनोमेना को हम अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
यानी कोई जो प्रकाश की किरण है, रे ऑफ लाइट है, जब किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो जो फिनोमिना है, जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें जो हैं किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो उस माध्यम में हमको डेंसर और रेयर, एक रेयर मीडियम होता है, ठीक है, एक रेयर मीडियम होता है, रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम होता है। तो रेयर एंड डेंसर मीडियम क्या होता है ये जानते हैं। ए मीडियम इन व्हिच स्पीड ऑफ लाइट इन मोर देन अदर इज कॉल्ड रेयर मीडियम। रेयर मीडियम वह मीडियम है जब कोई प्रकाश की किरणें जो होती हैं उस माध्यम में जाती हैं, उस मीडियम में जाती हैं, तो वहाँ पर उसकी जो स्पीड है वहाँ पे तेज ज़्यादा रहेगी। यानी कि जो प्रकाश की किरण है उसकी स्पीड जिस माध्यम में ज़्यादा रहेगी उसको रेयर मीडियम कहेंगे, और जिस माध्यम यानी जिस मीडियम में जो प्रकाश की किरणें हैं उसकी जो स्पीड है कम हो जाएंगी या कम रहेंगी उसको हम डेंसर बोलते हैं। ये मीडियम इन व्हिच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन अदर इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। इस तरह से हम जो है डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम को जान सकते हैं। अब जैसे रेयर मीडियम जो है वो हमारा एयर है, इसमें जो प्रकाश की स्पीड है यानी रे ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी है, बल्कि यदि वाटर में वही रे ऑफ लाइट को देखा जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो रेयर मीडियम जो होगा हमारा वो एयर रहेगा और जो डेंसर मीडियम है वो वाटर हो जाएगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके रिफ्रैक्शंस के क्या लॉज हैं, क्या नियम हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले एक फिगर को ड्रा करते हैं, आप सभी लोग देखिएगा। इसमें ये कोई सरफेस है और इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। उससे पहले यहाँ पे एक हम बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, इसको हम कहेंगे नॉर्मल। इसको लिख दे रहे हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब ये जो रे है ये कुछ इस तरीके से मिलेगी, ऐसे। इसको आई से और इसको आर से डिनोट करेंगे। यानी आई जो होगा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो यहाँ पे आर होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। रेयर मीडियम एयर को ले लिया गया यहाँ पे डेंसर, ये यहाँ पे वाटर मान लिया गया। कोई प्रकाश की किरण जब किसी सरफेस से पड़ेगी तो सबसे पहले वो यहाँ पे दिखाया गया इंसिडेंट हो रही है, और ये सीधे ना जा करके इसको जाना किधर चाहिए, सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं गई बल्कि ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ गई, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ गई। यानी जब रेयर से डेंसर में कोई प्रकाश की किरण नीचे आती है, कोई प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट रेयर से जब डेंसर में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। समझ में आया? हमने क्या कहा, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि ये कोई सरफेस है, बहुत ही आसान चीज़ है, समझ में सारी चीज़ें आनी चाहिए।
ये कोई सरफेस है, इस पे कोई इंसिडेंट हो रही है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण इंसिडेंट होने के बाद में ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया इसलिए क्योंकि इसको जाना किधर चाहिए, सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना जा करके यानी अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जा करके ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाती है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। समझिएगा, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। पहला जो रूल हमारा है ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। समझ में आया? इट्स क्लियर। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे किसी एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। तो फर्स्ट लॉ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। बट जो हमारा सेकेंड रूल है ये थोड़ा समझिएगा। सेकेंड रूल, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रकाश की किरण है, रे ऑफ लाइट है, जिस एंगल पे वो गिरी है और किस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हुई है, उन दोनों का रेशियो, उन दोनों का साइन में रेशियो जो हो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको हम आगे और भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो सेकेंड रूल है थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसमें, तो इसको हम आगे बता दे रहे हैं, बट उससे पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हो गया होगा। तो अब इसको हम बताते हैं कि सेकेंड रूल क्या है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो बिना तेरे। देखिए बच्चों, आइए यहाँ पे, और जैसे कि ये कोई सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे ये प्रकाश की किरण, यहाँ पर भी एक मान लीजिए नॉर्मल है, एक नॉर्मल हमने यहाँ पर बना दिया, एक नॉर्मल यहाँ पर भी बना दिया, ठीक है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है ऐसे, इधर मुड़ गई और यहाँ पे ऐसे गिरी और ऐसे मुड़ गई, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे और ऐसे मुड़ गई। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो इस नॉर्मल पे गिरती है, तो इसका जो एंगल होगा आई होगा, इसका आर होगा, ठीक है, इसका भी आई होगा और इसका आर होगा, इसका आई होगा, इसका आर, ठीक है। ये सेकेंड रूल है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का ये सेकेंड रूल यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि साइन आई इजकल टू साइन आर, सॉरी साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू कांस्टेंट, यानी इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आएगा वो सेम आना चाहिए, यानी इसका जो वैल्यू आना चाहिए साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू, जो भी आएगा उसी का ये आएगा और वही वैल्यू ये आएगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ये I1 है, ये R1 है, ये I2 है, ये R2 है और ये I3 है और ये R3 है, ठीक है। तो क्या होगा, साइन I1 अपान साइन
R1 इक्वल टू साइन I2 अपान साइन R2 बराबर साइन R3 बटे साइन R3। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। मान लीजिए यहाँ पर I का जो वैल्यू है 60 है, ये 60 है और ये 30 है, और ये मान लीजिए 50 है, ये 45 है, ऐसे अप्रॉक्स इसको मान लीजिए ये 65 है और ये 35 है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे इसका साइन 60 अपान साइन 30, अब यहाँ पे जो भी आएगा, और यहाँ पे साइन 50 अपान साइन 45, तो जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका आना चाहिए और वही वैल्यू इसका आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ साइन I अपान साइन R1 इक्वल टू साइन I2 अपान साइन R2 साइन I3 अपान साइन R3 इक्वल टू कांस्टेंट। इन तीनों का जो भी वैल्यू होगा वो सेम आएगा। अब यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो प्रकाश की किरण है वो इस पे डिपेंड नहीं करता है, इसके डिग्री पे डिपेंड नहीं करता है कि ये 60 पे यानी 60 पे गिरेगा तो और ये 30 पे रिफ्लेक्ट होगा, या 50 पे गिरेगा 45 पे रिफ्लेक्ट होगा, तो इन दोनों के वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा। होगा क्या कि इन तीनों का वैल्यू सेम आएगा। इसका जब मीडियम चेंज करेंगे हम, यानी यदि ये डेंसर है ये रेयर है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव वैल्यू का चेंजेस कब आएगा, जब इसमें हम जो इसका मीडियम है उसको चेंज करेंगे, तभी इसमें चेंजेस आएगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे जो सेकेंड रूल है इसका साइन I अपान साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जो सेकेंड रूल है इसमें बताया गया कि जो प्रकाश की किरण है जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है और जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है नीचे से होकर के, उन दोनों का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। साइन I अपान साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पर हमने ये भी दिखा दिया कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर गिरती है यानी इंसिडेंट होती है, तो होता क्या है कि वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं। तो यहाँ पे 60 पे गिराया तो ये थोड़ा झुकी थी, 50 पे जो है किया गया तो और झुक गई, और 65 पे इस तरीके से इसके चेंज करने पर इसमें भी चेंजेज आएगा। और यहाँ पर होगा क्या कि जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा, वही इसका वैल्यू आएगा। यानी ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें वैल्यू में जब डिफरेंस वैल्यू जब आएगी जब इसका हम मीडियम को चेंज करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।